नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं, यानी जो अंक हम देख रहे हैं इसमें लेक्चर 4 है और यह जो अंक है जो हम श्रृंखला या लेक्चर के क्रम में इसको शुरू किए हैं, उसमें देखिए एक कड़ी जो है दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी परीक्षाएं महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों की हल सहित यानी आयोग के आंसर के द्वारा हल सहित उसकी विस्तृत व्याख्या हम कर रहे हैं। इसमें यह इसका लेक्चर 4 होगा। इससे पूर्व हम देखें, यानी ये जो है हम जो देखने जा रहे हैं आज के लेक्चर 4 में, यह जो आपका है स्टाफ नर्स यूनानी मेल फीमेल पीटी एग्जाम, साथ ही स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक मेल फीमेल पीटी एग्जाम 2023, जिसका एग्जाम देखें तो 8 सितंबर यानी 8 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। इस पेपर की अंक हम जो है हल सहित विस्तृत व्याख्या देखेंगे और इससे पूर्व के अंक में जो हमने देखा था उसको भी यहाँ पर हम चर्चा कर लें। तो वह देखें तो 18 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाले सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के हल को, यानी इसके हल सहित विस्तृत व्याख्या को हमने कल की वीडियो में, यानी इस पर लेक्चर 3 जो है उसको अपलोड किया है, उसको आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही अपर निजी सचिव परीक्षा पीटी परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम देखें, वह 2024 की पहली परीक्षा थी आयोग की, वह 9 जनवरी 2024 को आयोजित की गई, उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है और लेक्चर 2 था, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो स्टाफ नर्स का एक एग्जाम 2023 में हुआ था दिसंबर में, वो 19 दिसंबर 2023 को, उस पर भी आधारित वीडियो लेक्चर 1 के रूप में अपलोड की जा चुकी है, उसको भी आपको देख सकते हैं। तो इस कड़ी में जो हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि स्टाफ नर्स यूनानी और स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक मेल फीमेल दोनों के लिए जो पीटी एग्जाम 2023 का जो पीटी एग्जाम 8 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था, उसके प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या, हल से विस्तृत व्याख्या देखेंगे। हल दो प्रश्न जो है आयोग अब स्वतः जो है वो आंसर के रूप में उसमें इस तरह से जो आंसर सही है उसको इंडिकेट कर दे रहा है, इसलिए उसको आयोग के आंसर की सही है मिला हुआ है, अलग से कहीं मिलाने या अपने से कोई मिलाएगा नहीं, इसमें जो भी आयोग है स्वतः इसमें दिया हुआ है, इसलिए विस्तृत व्याख्या का मतलब हम इसको अपडेट कर देंगे। लेकिन यह देखें तो आपका जो है 8 सितंबर 2024 को इसलिए ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखें तो उपयोगी यानी अति उपयोगी होगा वह आपका 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाला पीटी एग्जाम 2024 के लिए, साथ ही आरोग्य एग्जाम 2023 के लिए भी और आगामी सभी एसपीएससी के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो हम देखें यहाँ पर जो विभाजन किया गया भाग 1 के समान ज्ञान है, जो प्रश्न 1 से 30 तक है, इसी को हम व्याख्या करेंगे, और समान हिंदी जो प्रश्न संख्या 31 से 50 है, यह जो दूसरा पेपर सीसेट उसमें हिंदी के जो 10 प्रश्न आते हैं वहाँ के उपयोगी होगा। हालांकि इस लेक्चर में हम केवल जीएस से समान ज्ञान के 1 से 30 तक की चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। इसे बायलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, हम इसमें हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ते चलेंगे, आंसर देंगे, इसका आप इंग्लिश भी साथ में देख सकते हैं। निम्न में कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादों की प्रगति से संबंधित है? इसका सही आंसर डी है, यानी पीत क्रांति जो है यह तिलहनों के उत्पादों की प्रगति से संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन है, इसका आंसर डी सही है। चलिए इस खबर को यानी पहले प्रश्न को थोड़ा विस्तार कर लेते हैं अन्य सोर्स से, जीएस वर्ड का यह जो है सोर्स उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर भी चलते हैं। तो भारत में प्रथम बार कृषि के विकास के लिए 1967-68 में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति चलाई गई थी। यही भारत में हरित क्रांति के जो है वह यानी हरित क्रांति के जो है अग्रदूत माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं, जिनको देखें 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न 5 लोगों में शामिल ये भी हैं एम एस स्वामीनाथन जी। इनका देखें 2023 में निधन हो गया था, तो यह चलाई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। यानी पहले देखें तो यह जो है आपका इसमें ज़्यादा विकास क्या हुआ था, गेहूं का विकास हुआ था पहली हरित क्रांति में। दूसरे में 83-84 में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा है। नोट इसमें विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, तब भारत में ये श्रेय एम एस स्वामीनाथन जी ने पहुंचा जाता है। जो प्रश्न था उसको हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देख लेते हैं जो प्रश्न दिया गया था, उसमें हम देख सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न ये था कि इनमें कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादन की प्रगति से संबंधित पीत क्रांति थी, तो इसको वहाँ विस्तार से देख लेते हैं सारी क्रांतियों के। इसमें लाल क्रांति, बादामी क्रांति, गुलाबी क्रांति इत्यादि सारे उसमें नहीं थे, तो उसको देख लेते हैं। देख लिया ऊपर की हरित क्रांति क्या था, हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित था, और कब कब हुआ और कौन जनक थे इसको हमने देख लिया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों को इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, यह 1964 से 65 में चलाई गई ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत। नीली क्रांति अभी देखें तो 2024 में भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया, ऑपरेशन फ्लड 2.0 लॉन्च किया था। हालांकि वो करंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको करंट में कवर किया गया, उसको आप देख सकते हैं, यानी वो वीडियो अपलोड है, वहाँ देखा जा सकता है इकोनॉमिक्स के पार्ट में। इसके बाद देखें नीली क्रांति है, यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। पीली क्रांति देखें तो खाद्य तेलों और तिलहनों से संबंधित है। ये पीली क्रांति जो कि संबंधित प्रश्न में पूछा गया था, ये खाद्य तेलों और तिलहन से संबंधित जो है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, विशेषकर गेहूं व धान के उत्पादन में वृद्धि के लिए, उसको ऊपर में देखिए। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन को देखें तो बागवानी उत्पादन में वृद्धि, विशेषकर सब्जी व फल के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि, उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, यानी गोल क्रांति में या आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद सदाबहार क्रांति देखें तो मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर बनाने का लक्ष्य जो है सदाबहार क्रांति है। इसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति देखें, यानी रेनबो रेवोल्यूशन को देखें, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल,
भूरी, धूसर, गुलाबी और अन्य क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप नई कृषि नीति 2000 लागू की गई। ध्यान देना है कि इसमें जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के जो ये कवर किए गए हैं, यानी ये रंग जो है, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वही 7 रंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो 7 रंगों से जो इंद्रधनुष बना करके इसमें सारे मिक्स है और यह जो नीति लागू नई कृषि नीति लागू की 2000 में, उससे संबंधित है। रजत क्रांति देखें तो अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। दूसरी क्रांति देखें तो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए है। काली क्रांति देखें तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला और इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के लिए। और गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से वृद्धि, यानी ज़्यादातर झींगा मछली के उत्पादन से पूछता है, लेकिन ध्यान रखना कि प्याज के लिए भी गुलाबी क्रांति है। कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखें तो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन सी हैं? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी से, इंद्रधनुष क्रांति यानी ये जो 7 आपके हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी, धूसर और गुलाबी, ये दूसरी क्रांति है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा या मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियाँ रही हैं। यहाँ थोड़ा से सर्वाधिक कर्ज लेने वाले किसान परिवार देखा जा सकता है, केरल में सबसे, इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब, इसके बाद तमिलनाडु में। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा और विस्तार कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 58% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष कृषि पर निर्भर है, यानी आधे से ज़्यादा। स्वतंत्रता के बाद पश्चात यानी 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, तब से इसके बाद यानी जब संविधान लागू हुआ 1950 तक देखें, या प्रथम आम चुनाव हुआ तब से देखें 1950 के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 52% यानी आधे से ज़्यादा था, जो कि 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 20% रह गया और 2023 में 3.5% रह गया। भारत के जीडीपी में कृषि और क्षेत्रों का प्रतिशत भाग देखें 21-22 में 18.8% था और 2023 में 3.5%। आंकड़ों के अनुसार 2022 में 58% लोग अपने जो कृषि पर निर्भर थे, आधे से ज़्यादा लोग थे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन, तृतीय क्षेत्र सेवा संबंधित है। एक थोड़ा सा और जानकारी ऐड कर लेते हैं। कृषि के प्रकार देखें तो निर्वाह कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि होती है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की हो जाती है और वाणिज्यिक कृषि ये 3 प्रकार की है। मेन इसमें चलते हैं तो ये आदिम निर्वाह कृषि जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक चलवासी कृषि पशुचारण, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछता है वो स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछता है। तो देखें झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत यानी जो 7 सिस्टर स्टेट है भारत में, वहाँ पर जिसमें आपका देखें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि जो आते हैं 7 सिस्टर में, तो वहाँ के झूम कृषि है। आंध्र प्रदेश में पोंडू, छत्तीसगढ़ में दीपा, बुंदेलखंड में बेवार, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से जानी जाती है। इसमें थोड़ा सा इसको भी जोड़ सकते हैं। देखें तो ये आपका जो है, यानी इसमें देखें तो ये आपका जो बनता है कि भारत में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। एक देखें तो रबी की, खरीफ की, जायद की। रबी की फसल देख लें, रबी की फसल ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है और फसलें मुख्य इसको ध्यान से देखा जा सकता है। खरीफ फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। मुख्य फसलें ये इसको देखा जा सकता है कौन कौन सी फसलें खरीफ की है, क्योंकि कभी कभार ये पूछ देता है। जायद की फसल को देखते चलें तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। उसकी जायद की फसल में देख सकते हैं कि ककड़ी, खीरा इत्यादि जो होती हैं, ये जो जायद की फसलें हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में देखते हैं, इसके भी विस्तृत व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है यह गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें द्वितीय, पांचवी, चौथी को भी विस्तार समझ लेते हैं और इसमें याद रखना है प्रश्न के हिसाब से गाडगिल योजना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। चलिए संक्षेप में देख लेते हैं इन योजनाओं को। पंचवर्षीय योजनाएं: एक अवलोकन, योजना अवधि, लक्षित वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर, मॉडल और केंद्रीय बिंदु। ये मॉडल पूछा था। इसमें जो तीसरी योजना थी इसी को देखा जा सकता है। तीसरी योजना यानी पहली योजना देख सकते हैं, दूसरी है, तीसरी है। तीसरी योजना देखें तो 1961 से 66 तक और इसमें ये सब, इसमें जे सेंडे सुखमय चक्रवर्ती एवं महाल नोबिस मॉडल का प्रभाव था इसमें, और इसके केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का था। यानी इसको थोड़ा विस्तार और कर लेते हैं। तो ये देखें तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961-66 से तक थी, पर देखें तृतीय योजना स्पष्ट किसी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु इस पर महाबोलिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल था, जे सेंडी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, प्रमुख रूप से चक्रवर्ती मॉडल जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, का प्रभाव देखा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बना था, यानी एक गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। तृतीय याद रखना है। साथ में दूसरी को भी देखते चलें तो यह देखें दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना को भी देख लेते हैं। तो ये योजना हेरोड डोमर मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समृद्धि मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कृषि सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, निगम, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यानी यहाँ पर देख सकते हैं एक अवलोकन के अंतर्गत सारी योजना यहाँ पर दी गई है। यानी पहली जो है हेराड डोमर मॉडल है, नेहरू महाबोलिस का मॉडल है, जेटी सेंडी सुखमय चक्रवर्ती महाबोलिस मॉडल का है, इसी को गाडगिल मॉडल कहा जा रहा है। अशोक रुद्र एलन एस सात्रे मॉडल है। 3 पंचवर्षीय योजना याद रखना है कि तीसरी के बाद जो है 3 पंचवर्षीय योजना है, 66 से 69 तक का है। इसके बाद देखें चौथी पंचवर्षीय डीपी धर मॉडल है। इसके बाद 5वीं लियोन्टिक मॉडल पर है। इसके बाद अनुव्रत योजना शुरू होती है, आगत निर्गत मॉडल जो है यह, यानी ये भी देखें 79 से 80 तक योजनाएं जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इस दौरान देखें तो अनुव्रत योजना रोलिंग प्लानिंग था और इसमें जनता पार्टी की सरकार थी। इसके बाद छठी योजना देखें शुरू होता है 80 से 85 तक और ये सारी जानकारी इसमें आगत निर्गत मॉडल पर भी आधारित है। और 7वें देखें यह आपका आगत निर्गत मॉडल का विस्तार किया गया। 8वीं योजना ये शुरू होती है, यानी जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर है। 9वीं योजना यह है, 10वीं योजना यह है और इसके बाद 11वीं को देख सकते हैं। 11वीं योजना आयोग का पत्र है और 12वीं योजना जो है
ये रहती है। इसमें सारी जानकारी इसमें दी गई और उसकी क्या है महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। और ये देखें अनवरत योजना जो है 1 वर्षीय योजना में ये भी 3 वार्षिक योजनाएँ थी, ये भी वार्षिक योजनाएँ ही 79 से 80 तक इसमें मानी जाती हैं। मूल रूप से देखें तो आपका ये जो बन रहा है 5वीं योजना को देखें तो निर्भरता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता 5वीं योजना थी। 6ठी योजना देख सकते हैं गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, ये 6ठी योजना थी। और सारी योजनाओं को अलग से इसमें दिखा जा सकता है क्या है। इस अनवरत योजना थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं तो यह है जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत प्रारंभ की गई थी। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मार्डन ने किया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़ावाला को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तक चलती है, इसके क्रम है और इसका उद्देश्य सारी जानकारी। इसके बाद देखें तो इंडिया विजन 2020 आता है और इसमें सब जानकारी दी गई है। ये किसके श्यामा प्रसाद गुप्ता के अध्यक्षता में तैयार किया गया था इंडिया विजन 2020। इस जानकारी को विस्तार करते हैं तो योजना आयोग को देख लेते हैं वर्तमान में समाप्त कर दी गई। तो देखें इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई थी। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया था। वर्तमान में योजना 2015 से आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, यानी 1 जनवरी 2015 से योजना को समाप्त कर दिया गया, उसके साथ नीति आयोग आ चुकी है, ये ध्यान रखना है। तो देखना चाहें तो 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग को नया रूप नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कुछ देता है। नीति आयोग को फुल फॉर्म किया गया है। आयोग का गठन घोषणा 1 जनवरी 2015 की गई। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अंतर देखना चाहें देख सकते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, यहाँ पर दिया गया है। भी प्रश्न पूछ देता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन कैबिनेट के एक प्रस्ताव 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो एक पूछ देता है कब किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हालांकि पहले या दूसरे प्रश्न को ज़्यादा विस्तार कर दिया गया, अब उतना विस्तार नहीं करेंगे, किसी प्रश्न पर संक्षिप्त में करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न चलते हैं और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसको देख सकते हैं। बाइलिंगुअल ही आपका बनता है। आयोग ही इसके आंसर के दिया है, अलग से कोई आंसर इसको सर्च करके नहीं, यहाँ पर है आयोग का आंसर क्या है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में की थी। इसके बाद देखते हैं धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, तो IR 24 जो है उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। चलिए इसको भी थोड़ा विस्तार कर ही लेते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में उससे संक्षेप में बताना आसान नहीं है, ये पूरी की पूरी वीडियो समाप्त हो जाएगी, पूरा लेक्चर एक लेक्चर में कवर होने लायक नहीं है। और यह देखें तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं, पूज्य बापू जी हैं, इसलिए इनके बारे में जो है वह संक्षेप में ही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी को देखें, गांधी जी का परिचय देखें तो माता कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद गांधी जी थे। जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की। एक प्रश्न था, इसको याद रखना है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद 1917 में साबरमती नदी किनारे स्थापित कर दी गई। साबरमती आश्रम जो है 1916 था। इसके बाद देखें गांधी जी ने 1924 में हुए बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। बेलगांव जो कर्नाटक में, वहाँ पर जो है गांधी जी एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद देखें तो यह आपका है गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला को मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे मई 1893 में। देखें इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने बंबई में विभिन्न विधिक कार्यालय की स्थापना की थी। 7 जून 1893 को पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन दक्षिण अफ्रीका पर उन्हें ट्रेन से बाहर गोरे अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया गया था, उतार दिया गया था। इसके बाद देखें तो गांधी जी के साथ यानी गांधी जी के प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो इससे पहले देखें यह आपका है गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी प्रमुख रचना देखें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज, गांव स्वराज, मेरे सपनों का भारत, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान। डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। यानी गांधी जी के कार्यों में यह आपका है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य में कि डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था दक्षिण अफ्रीका से। टाल स्टाय फर्म की स्थापना की थी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 को देख लेते हैं। तो ये 3 कटिया पद्धति पर आधारित नील की खेती पर मुद्दा था। राजकुमार शुक्ल के बुलाव पर गांधी जी चंपारण गए थे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था इन चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का। गांधी जी ने अंग्रेजों को 3 कटिया पद्धति की समाप्ति हेतु मनाया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और इसमें ध्यान दें कि गांधी जी ने ग्रीन पम्पलेट किताब में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति का वर्णन किया था। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलन देख सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जून 1918 का है। भू राजस्व माफ नहीं करने के मुद्दे पर गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन नहीं चलाया था। इसके बाद अहमदाबाद आंदोलन फरवरी 1918 का है, यानी खेड़ा से पहले अहमदाबाद आंदोलन क्योंकि फरवरी का जून का है। तो मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस समाप्त करने के मुद्दे पर हुआ था। गांधी जी ने यहीं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। नोट, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रोफेसर अनंत शंकर ध्रुव को मध्यस्थता हेतु आर्बिट्रेटर पेश किया था। गांधी जी ने अनुसुईया बेग, शंकर लाल बेंगर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना टेक्सटाइल मजदूर संघ है। हालांकि इनके कार्य इतने विस्तार हैं आसान नहीं है इसमें बताना, लेकिन रॉलेट एक्ट को यहाँ देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी यहाँ देखा जा सकता है। विरोध स्वरूप उपाधियाँ कौन कौन लोग दिए थे, सारी जानकारी इसमें दी गई है, ये देखा जा सकता है। इसको केवल देख लीजिए, इसको यहाँ पर इसका करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 का रहा। इसके बाद देखते हैं, ये आपका चौथा प्रश्न को मैं देख लिया था कि इसका विस्तार नहीं करते हैं क्योंकि धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? IR 24 है। यह कृषि संबंधित प्रश्न जो आपका था, इसमें इसको विस्तार नहीं करते। आगे चलते हैं, पांचवा देखते हैं। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसको भी थोड़ी जानकारी विस्तार कर ही लेते हैं। देखते हैं संविधान के प्रमुख विशेषता के अंतर्गत थोड़ा देख लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। प्रस्तावना इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां, 105 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थे, बाद में इसमें जोड़ी गई, जोड़ने के बाद ये हो गई है। संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें देखें जो आपका मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, इसी के संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सारे भाग को इसमें देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम मौलिक कर्तव्य के फंडामेंटल राइट के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन अध्यक्ष पटेल जी थे कि मूल अधिकारों की मांग हुई थी। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और 19 को हटा के संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानून का बना दिया गया है। और 6 मौलिक अधिकार आपके ये हैं। पहले समता का अधिकार है जो 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में है। तो ये सारी जानकारी सुन ली गई। इसका जो संरक्षक है इसको डिटेल में दे सकते हैं। इसका संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको दिखा सकते हैं। नोट थोड़ा उसको कवर कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार और भारत रत्न तत्सैन्य पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही आते हैं एवं उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। 18 क्या है? उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो ये राजशाही जो उपाधियाँ थी जो विदेशों द्वारा दी जाती थी या जो प्रतीक होती थी वह यानी देखें तो औपनिवेशिक काल की वे सारी हटा दी गई थी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट कैसे यह रक्षा करता है उसको थोड़ा देख लें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसी तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसका रक्षा कर पाता है। तो उसको देखते हैं कैसे रक्षा करता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, यानी हाबिस कार्पस अर्थ को प्रस्तुत किया जाए, यानी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश अर्थ हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध लेख अर्थ रोकना। उत्प्रेषण अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार परीक्षा लेख अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा। थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं इसको देखें तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को मनमानी निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच कहते हैं। परमादेश को जागृति काल भी कहते हैं क्योंकि सोए हुए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने को जगाता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार देखें, यानी भारतीय नागरिक जिनको प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं 5 हैं, 15, 16 क्रम से और 29, 30 क्रम से, एक बात 19 इसमें बीच में है। नागरिकों विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं तो अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22, 23 और 24, 28 जो है ये भारतीय नागरिक हैं और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। इसमें देखें तो मौलिक अधिकारों में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिए गए। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है अक्सर पूछता है केशवानंद भारतीवाद 1973 का संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन यह हुआ। मिनर्वा मिल्स है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई, उसको देख सकते हैं। इसके बाद भाग 4 में 36 से 51 तक जो DPSP आते हैं इसको हालांकि यहाँ पर चर्चा नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जा रहा है तो आप 60 करने का प्रयास करते हैं इसको। भारतीय थल सेना के यानी इंडियन आर्मी के 30वें प्रमुख का नाम क्या है तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये न्यूज इन पर्सन के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स अपलोड किया गया था वहाँ इसको आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति चर्चित हैं उसमें उपेंद्र द्विवेदी जी भी रहे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ 13 चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला यह बनता है होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है तो उत्तराखंड राज्य की पहल है। यानी उत्तराखंड जो है होप पोर्टल बनाया है। यानी होप पोर्टल किस राज्य की पहल है तो उत्तराखंड राज्य की पहल है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। तो बाबा रामचंद्र का योगदान नहीं था, जबकि इन 3 लोगों का योगदान था। इंद्र नारायण त्रिवेदी का योगदान था, गौरी शंकर मिश्र का भी था, मदन मोहन मालवीय जी का भी था, लेकिन बाबा रामचंद्र का योगदान नहीं था। किसके लिए? 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा के योगदान के लिए। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है तो अयोध्या में। यह रामलला की जो नगरी है अयोध्या में, पहले इसका नाम फैजाबाद था लेकिन इसको अयोध्या कर दिया गया। और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यहाँ पर्यटकों की संख्या भारी वृद्धि होगी और अयोध्या जो पर्यटक के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान बन चुका है। और हिंदू पंचांग के हिसाब से 22 जनवरी जो है प्राण प्रतिष्ठा दिवस जो इस बार है वो 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी प्राण प्रतिष्ठा दिवस को, बल्कि अंग्रेजी जो कैलेंडर उसके हिसाब से मनाया जाए। थोड़ा सा अपडेट निकल गया लेकिन इसे ध्यान देना है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्मित किया जा रहा है तो ये अयोध्या है। 10वें प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय तो प्रयागराज। अपने प्रयागराज इलाहाबाद में जो है ये उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है। सारे कार्यालय देखे जा सकते हैं लेकिन यहाँ से पूछा उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद देखें आपका कैंसर का कारण है, यानी कैंसर इस कास्ट है। कैंसर क्या होता है तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन द्वारा अनकंट्रोल्ड मिटोसिस, यानी जो ऊतक होते हैं या कोशिकाएं होती हैं जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वह कैंसर का कारण होता है। इसके बाद देखते हैं यानी अनियंत्रित समसूत्री विभाजन इसका कारण है। कई विकल्प दिए हैं, अर्धसूत्री नहीं है, समसूत्री याद रखना है।
12 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो योजना और उनके संबंध में निम्न युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पीएम उज्ज्वला बिजली से संबंधित नहीं है। उज्ज्वला जो है एलपीजी गैस से संबंधित है, जबकि ये सारे संबंधित पीएम विश्वकर्मा कौशल उन्नयन है, निपुण भारत मिशन शिक्षा से, मुद्रा योजना उद्यमिता से, जबकि पीएम उज्ज्वला एलपीजी गैस से बिजली से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो बीडी सावरकर जी ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं यहीं पर देखें तो इसमें यह है, ध्यान देना है कि बीडी सावरकर ने यानी बीडी सावरकर जी जो हैं 1904 में नासिक में यानी महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी। कब? 1904 में नासिक में संस्था आरंभ की थी, जो कि शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी ये जो है एक गुप्त सभा जो अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हुई, पर इसका नाम क्या था? मित्र मेला था। 1904 में स्थापित किए गए थे। और देखें तो इनकी जो रचना है, एक महत्वपूर्ण रचना है बीडी सावरकर जी की है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो 1857 की क्रांति थी उस पर आधारित इनकी पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी एक लघु पुस्तिका है द ग्रेव वार्निंग, ये प्रोफेट पर आधारित है। अगला प्रश्न जो है यह अनुपात समानुपात का बहुत ही आसान है, यानी बहुत ही सिंपल प्रश्न इसमें दिया गया। इसको कर सकते हैं x/6 बराबर 5/3 और इसको गुणा कर देते हैं, यानी 3x क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बराबर हो जाएगा 6×5 30 के, यानी x बराबर हो जाएगा 30/3 के, यानी 10 इसका आंसर 10 है। बहुत ही साधारण प्रश्न था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। तो यह है पूषा सीडलेस किस्म है, ये अंगूर की है। याद रखना है कि पूषा सीडलेस किस्म है, अंगूर की है। निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के यह विशेष शक्तियों के अंतर्गत जो है यह निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्टार्ट कर ही लेते हैं। यहाँ देखें तो संघीय कार्यपाल का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से संबंधित है। 53 भारतीय संघीय कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता ये अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 54 देखें तो यह है पद का लाभ इत्यादि सब जानकारी इसमें दी गई है। ये अनुच्छेद को देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो जो आपका है 61 में देखें तो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रियाएं हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है, राष्ट्रपति के पद सेवा शर्तें, सारी जानकारी अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए सब जानकारी है। ये ध्यान रखना जमानत जब्त कब होता है, कम से कम कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग होना चाहिए तब जमानत जब्त हो जाती है, सब जानकारी इसमें है। राष्ट्रपति की रिक्ता इत्यादि के लिए सब जानकारी दी गई। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है महत्वपूर्ण है, इसको हम देख लेते हैं। कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्तियाँ इसमें दी गई हैं। इसको देख लें तो आपका यह जो है सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ देखते हैं। संघीय कार्यपाल से राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्तियाँ देखें तो प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य कै की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, मुख्य चुनाव आयोग की करते हैं। ध्यान रखते हैं ये प्रश्न पूछा था, मुख्य चुनाव आयोग करते हैं, अन्य चुनाव आयोग की भी करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र इत्यादि और ये देखें अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आयोजित करना, 17वां स्थान विघटन करना भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति का विशेष भाषण होता है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति बुलाते हैं अध्यक्षता, लेकिन जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखना इस बात को। अनुच्छेद 110 धन विधेयक होता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति होती है। अनुच्छेद 117 3 संचित निधियां व्यय करने वाले विधेयक होते हैं। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक और इसके बाद विज्ञान साहित्य कला संयोजन से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के मनोनयन करते हैं। कैग यूपीएससी वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश कराना की जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें तो न्यायिक शक्तियाँ आपका है अनुच्छेद 72 और 143 आपातकालीन शक्तियाँ यह हैं। इसके बाद वित्तीय शक्ति आपके कुछ अन्य शक्तियाँ भी इसमें दी गई हैं और इसके बाद ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति ये आपकी दी गई है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वीटो राष्ट्रपति के पास जो 3 वीटो हैं, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो वीटो को भी याद रख सकते हैं कि वीटो की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ये सब जानकारी इसमें दी गई, इसको देख सकते हैं। ये प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है। 17 नंबर को देखते हैं। 16 हमने देख लिया, 17 को देख लेते हैं जल्दी से। तो 17 आपका ये कह रहा है कि स्वर्ण चावल गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए का है सोर्स। जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। इसके बाद देखें G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई? तो वाराणसी में। ध्यान रखना है विकास मंत्रियों की। जैसे कि हम जानते हैं, देखें 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 नवंबर बल्कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 नवंबर 2023 तक भारत यानी साल भर के लिए G20 का होस्टिंग कंट्री के रूप में मेजबान देश था। और भारत में जो है 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है वो 18वां G20 का आयोजन किया गया, यानी भारत ने अध्यक्षता किया। और 19वें जो है G20 का आयोजन जो किया गया वो ब्राज़ील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में वही हाल ही में किया गया। देख सकते हैं वो आपका जो 18-19 नवंबर को ही किया गया। 18-19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया 19वां G20 से। तो ये करंट अफेयर्स में विस्तृत चर्चा वहाँ पर की जा चुकी है, देख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह अरिथमेटिक संधि यानी या देखें ज्योमेट्री में आ गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले में अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है। इसमें ध्यान दें कि जो गोला होता है, गोले का आयतन देखें तो गोले का आयतन जो आपका होता है 4/3πr³ गोले का आयतन होता है। और गोले का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है।
तो इसी अर्धगोले के रूप में थोड़ा सा इसको जानकारी के रूप में देख लें कि गोला और जो वृत्त होता है उसमें अंतर होता है। वृत्त यह होता है कि वृत्त जो समतल पर बनाया जाता है और वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है, अर्थात वह जो होता है जगह नहीं घेरता है, जबकि गोला जो होता है इसमें ऊंचाई होती है क्योंकि इसमें आयतन होता है, गोले में आयतन नहीं होता है। और जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है और जबकि उसका परिधि 2 पाई आर होता है। और यहाँ देखें गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है गोले का आयतन होता है। तो यहाँ अर्धगोले का पूछ रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसका मान रख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। इसमें ध्यान देना है कि यह जो आपका हुआ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, लेकिन अर्धगोला जो बनेगा यानी अर्धगोला जो बनेगा तो यह होगा अर्धगोले का यह भाग तो आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला, लेकिन यह भी भाग जो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में है जो कि वृत्त रूप में है तो ये पाई आर स्क्वायर और इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो ये आपका जो हो जाएगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। अर्धगोले के लिए ध्यान रखना है ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब माइनस में रख सकते हैं यानी 3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 49 हो गया, 49 में 3 का गुणा कर देंगे ये हो जाएगा आपका 9 27 के साथ अपने 2 4 3 12 2 14 147 पाई आर स्क्वायर यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर डी इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वें प्रश्न देखते हैं जल्दी से। इसमें देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो रानी झांसी था, यानी रानी झांसी इसका नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान समान होता है वह -40 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखें जो आपका सेल्सियस और फारेनहाइट में जो संबंध था उसको यहाँ देखें तो C/5 बराबर होता है या 32/9 होता है। इस पर हम देख लेते हैं जिस तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान समान होता है यानी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम इसको फारेनहाइट में देख लेते हैं कितना आता है। यानी ये संबंध रहा C/5 इसको या 32/9 ये संबंध का प्रयोग हम कर लेते हैं तो क्या है या 32/9 बराबर C/5 के है। C का मान कितना है -40 है, इसको देख लेते हैं रख करके तो -40/5 कर देते हैं यानी -8 हो जाएगा। यानी यह आपका हुआ या 32/9 बराबर हो जाएगा -8 के। अब जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं F = हो जाएगा F -32 = हो जाएगा यह आपका 9 8 72 माइनस हो गया -32 दिया जाएगा F = हो जाएगा -72 धन 32 यानी कुल मिलाकर -40 हो गया। फारेनहाइट में भी वो 40 आ गया यानी -40 फारेनहाइट यानी दोनों सेम रहा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न यह है इनमें से किसकी दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा मतलब घी ज़्यादा भैंस के दूध में निकलेगा अपेक्षा गाय बकरी भेड़ के। नेक्स्ट है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो चिल्का झील है। एक नज़र भारत में झीलों को देख सकते हैं। यहाँ पर झील संबंधित राज्य डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। और जो प्रश्न था उसको हम देख लेते हैं चिल्का झील को, यानी देख सकते हैं ये उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। और ये सारे राज्यों में जो यहाँ पर झील दिखाए गए सारे राज्यों को देख सकते हैं। उत्तराखंड में आप देखें तो ये 3 झीलें महत्वपूर्ण हैं, देवताल झील, नौकुची या ताल झील, खुरपा ताल झील इत्यादि हैं। कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में, लोना झील महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण देखें, बेमडाल झील केरला में है, अष्टमुडी झील भी केरला में है, पेरियार झील भी केरला में, राजस्थान नकली झील है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और बड़खल झील हरियाणा में है। यानी सारी झीलें हैं, एक नज़र इसको देखा जा सकता है कि ये झीलें कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण रूप से सब झीलें दी गई हैं। पुलकट झील को हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, लोकटे झील मणिपुर में है, ये महत्वपूर्ण झीलें इसको देखा सकता है। और इसके इस भाग में भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं महत्वपूर्ण जो ऊंचाई के हिसाब से उनको भी देख सकते हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी इसमें दिए गए। चलिए प्रश्न में लौटते हैं। प्रश्न यह आपका था कि यह है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं, हालांकि वहाँ पर हमने राज्यों में झीलों को दिखाया था, लेकिन इसके बारे में विशेष जानकारी देख लेते हैं चिल्का झील के बारे में। जो उड़ीसा में इसको देखें, उड़ीसा की पूरी खुर्दा एवं गंजाम जिले में फैली हुई झील है और यह दया नदी के मुहाने पर स्थित जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इससे संबंधित कौन सी नदी है चिल्का झील के पास? दया नदी है। भारत में सबसे बड़ा तटीय लैंगून भी यही है। न्यू कैलोडियम बैरियर रीफ के बाद सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून है। यह यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है चिल्का झील। इसके बाद देखें तो आपका कोलरी झील भी है। कोलरी झील देखें तो जो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में यह है, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर जो है कोलरी झील पाई जाती है। इसके बाद पुलकित झील को भी देख लें तो यह आपका जो है, यह देखें तो आपका पुलकित झील देखें तो यह आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की सीमा पर है और नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल भित्ति द्वीप यहाँ पर है। पुलकित झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलय होती है और पुलकित झील लैगून झील है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह 24 नंबर है। एक समबाहु जिसके प्रत्येक वाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह ज्योमेट्री का प्रश्न है। इसमें थोड़ी सी सूत्रों को यदि याद कर सकते हैं तो देखें, किसी बहुभुज, ये समबाहुज है, लेकिन किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल देखें तो 360 डिग्री होता है जो कि एक बिंदु पर बनता है। और किसी बहुभुज के सभी, यानी ये बाह्य कोण था, अंतः कोणों का योगफल देखें, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है n-2 × 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का योगफल। और यदि हम चलें समबाहुज पर देखें जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहुज, तो किसी समबाहुज के प्रत्येक अंतः कोण, हालांकि यहाँ बाह्य कोण, अंतः कोण का मान यदि पूछता तो n-2 × 180
बटे n होता, यानी बटों की संख्या इसमें जो जितनी बहुभुज का हमने देखा था, बहुभुज का अंतर कोण का योगफल था, उसमें n की भाग कर देंगे तो ये समबाहुभुज का हो जाएगा। और इसी प्रकार से किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, तो जो बहुभुज के बाह्य कोण 360 था उसमें n का भाग कर देंगे तो ये समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान हो जाएगा। तो यही प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या है आपका 45 है। तो अब इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सूत्र के प्रयोग से हम हिसाब से चलें तो किसी समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हुआ 360 बटे n, n जहाँ भुजाओं की संख्या है और इसका मान क्या दिया 45 दिया है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा 45n यानी 45 n इक्वल टू हो जाएगा 360 के, और n यदि हमको निकालना होगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 360/45। इसको काट देंगे, 8 बार में कट जाएगी, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो 25 नंबर प्रश्न आता है, 25 नंबर यह है, निम्न कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम व सुमेलित नहीं, इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, जनहित गारंटी अधिनियम यानी जनहित गारंटी अधिनियम जो है ये 2005 का है, ये 2004 यानी गलत है, बाकी से सही है। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था अधिनियम 2013 का सही है। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल और मैदान और खुले स्थान पर परीक्षण और विनिमय अधिनियम 1975 का है। रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016 का है। एक प्रश्न को देखते हैं, ये रिपीट है, यानी ये जो आपका पूछा गया था एग्रीकल्चर सर्विस जो थी, कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस जो पूछी 18 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था, और यह पेपर देखें तो आपका जो है 8 सितंबर 2024 को किया गया था। उसमें यह पूछा गया था, ये बहुत साधारण प्रश्न, एक अश्वशक्ति समतुल्य 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के, और वाट जो शक्ति का मात्रक है, यानी अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है। यानी विद्युत में एक विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक पावर होता है, उसको देखें तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक या एमकेएस जो मान होता है इंटरनेशनल सिस्टम या मीटर किलोग्राम सिस्टम, इसका मात्रक वाट होता है। और ये देखें तो अश्व शक्ति भी शक्ति विद्युत शक्ति का ही मात्रक है, और ये 746 वाट के समतुल्य होता है। इसमें किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट से भी एक नाम होता है इसमें, यानी किलोवाट घंटा पूछेगा अथवा यूनिट पूछेगा तो भी ये विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। यानी किलोवाट घंटा देखें, किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर यानी धारा इंटू आवर यानी घंटा बटे 1000 होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं वाट, यानी इसमें जो वोल्ट और एम्पियर है यानी VI है, वाट हो गया, यानी वोल्ट वाट इंटू घंटा बटे 1000 गुणा कर देंगे तो किलोवाट घंटा या 1 यूनिट धारा का मान निकाल सकते हैं सूत्र से। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट निम्न से कौन सा एक सही युग्म सही नहीं है, तो इसमें देखें 7 सिस्टर जो राज्य उसमें देखें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की देखें तो आइजोल है, इम्फाल नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। इसमें जो मणिपुर है उसकी राजधानी जो है वह इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। और जो देखें मिजोरम की जो राजधानी मिजोरम है, इसकी राजधानी देखें तो आइजोल है। और 7 सिस्टर में देखें तो मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, और असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर 4 हैं, 2 जो और इसमें मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, और असम है जिसकी राजधानी दिसपुर है। 7 सिस्टर में सिक्किम भी आता है तो उसकी राजधानी गंगटोक है। 28 नंबर प्रश्न चलता है। 28 नंबर प्रश्न ये आपका है, निम्नलिखित में कौन सी फास्फेट घुलनशील जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सी फास्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया विच आर दी फॉलोइंग दी फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया, तो इसका आंसर डी है स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरिया है जो फास्फेट घुलनशील है, फास्फेट में घुल जाएगा। 29 नंबर है, 2024 में 18वें लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए थे, तो 7 चरणों में। इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी सी इसका विस्तार कर लेते हैं। इसमें विस्तार से देख सकते हैं कि आम चुनाव 2024 चुनाव कार्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम चरण यानी कुल 7 चरण है। प्रथम चरण देखें तो ये 102 सीटें सर्वाधिक हैं, द्वितीय चरण में 88, तृतीय चरण में देखें तो 94 सीटें, चौथे चरण में 96, पांचवें चरण में 49 और छठे चरण में 57 सीटें, और सातवें चरण में भी 57 सीटें थी। 7 चरणों में चुनाव कराया गया। और भी जानकारी को इसमें देख सकते हैं, इससे जानकारी दिया गया। आगे चलते हैं, इसमें ये भी देख सकते हैं चुनाव कार्यक्रम याद करा प्रथम द्वितीय चरण कब कब कराया गया, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आंकड़ों के साथ देख लेते हैं। मतदाता प्रमुख आंकड़े, पंजीकृत कितने इसमें मतदाता रहे तो 96.88 करोड़ थे। इसमें सोमपेन जनजाति जो अंडमान निकोबार की प्रथम बार मतदान किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन मंडल भारत में, निर्वाचन लिंग अनुपात 948 रहा, और सक्षम ऐप जो है बनाया गया था, दिव्यांगों की सुविधा बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना चाहें तो मतदान प्रतिशत शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सर्वाधिक देखें जो मतदान प्रतिशत, इसमें लक्षद्वीप पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों में ओवरऑल तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सर्वाधिक है, राज्यों में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश 80.86%, तो इसके बाद असम है, इसके बाद आप देख सकते हैं त्रिपुरा और सिक्किम इत्यादि आते हैं। इसके बाद देखें न्यूनतम मतदान प्रतिशत के साथ देखें पहले स्थान बिहार है, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश जो है न्यूनतम मतदान में तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर उत्तराखंड है, पांचवें स्थान पर नागालैंड है। तो यहाँ देखना चाहें तो ये आपका है, यानी ये आपका इसमें देख सकते हैं मोदी 3 प्रधान कैबिनेट जो बनाया गया उसमें देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में 5 संसदीय निर्वाचित थे और मतदान 58.58% मतदान हुआ, पिछले 35 वर्षों में सर्वाधिक रहा। भारत में किसी आम चुनाव में जम्मू और कश्मीर देख सकते हैं होने वाला सर्वाधिक मतदान रहा ये जम्मू कश्मीर में, विशेष तथ्य के अंतर्गत। और अभी देखें तो जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए थे, उसमें भी रिकॉर्ड जो मतदान किए गए, तो वो जानकारी अपलोड की। ये मोदी जो है 3.2 कैबिनेट मंत्रिमंडल उसको देख सकते हैं इस चित्र में।
और यहाँ देखना चाहें तो ये आपका जो है क्या स्थिति रही है जीतने क्रम में, इसको भी यहाँ देखा जा सकता है। यानी सब पार्टियाँ जो इसमें जीती हैं उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं और ये सब जानकारी इसमें है। और सबसे कम उम्र के देखें तो ये आपके बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, और यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक मतों से जीतने वाले और सबसे कम मतों शीर्ष सर्वाधिक मत से विजयी होने वाले और ये रहे, न्यूनतम मतों से विजयी होने वाले आपके ये रहे यहाँ पर, और सबसे कम उम्र में जीतने वाले पुरुष और महिला हैं। और सर्वाधिक यहाँ देख सकते हैं ये 18वीं लोकसभा के लिए रहा और ये सबसे ज़्यादा उम्र में जीते हैं। और एक विदेशी रहे जो कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया। इस पर चर्चा देख सकते हैं 4 राज्य के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में 18वें लोकसभा चुनाव कराया गया। यानी सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। चलिए इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं, हमने बहुत विस्तार इसको कर लिया। 30वां प्रश्न इसमें है 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति थे। इसको भी थोड़ा विस्तार कर ही लेते हैं। फिर प्रश्न को इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी इसका विस्तार यहाँ से रहा है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लागू की, 24 संविधान से किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। 22वें संविधान संशोधन 1976 मूल अधिकारों को इसमें जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को दिलाना 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की विशेषताएं इसमें देखा जा सकता है। मूल कर्तव्य की सूची यहाँ पर देख सकते हैं, यानी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और इसमें सूची को देख सकते हैं 11 जो कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट है। इन कर्तव्यों को देख सकते हैं कि ये जो 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। इसमें आप डीपीएसपी को भी देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से डीपीएसपी क्या है, और ये सब जानकारी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसको देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें जो है आप 40 को देख सकते हैं, आगे इसमें कवर होगा, यानी इसमें सारे जो अनुच्छेद देख सकते हैं सब 40 यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन समझे वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डीपीएसपी के लिए महत्वपूर्ण है, बौद्धिक उतारवाद से संबंधित जो इसमें संविधान है, इसके बाद नेशनल विद्वान की अहमियत, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।